अच्छा देखिए धीरे धीरे इसका सिर्फ एक बार देख लीजिए। तो सेक्शन 2 ये क्या कहेंगे, क्लॉज 1। क्लॉज 1 में किसको डिफाइन किया गया, ए से है। ए क्या बोलते हैं, एब्रीज्ड प्रोस्पेक्ट। अच्छा ऐसे ही करके देखो 3 अल्टर ए। सर पहले ए को डिफाइन किया गया, कंपनी किस में आ रहा था, 20 पे आ रहा था, कंपनी 20 पे। सर 12 नंबर, 13 नंबर, कंपनी का डेफिनेशन कितने पे था, कितने पे था, 20। देखो तो 20 किसको डिफाइन किया है, कंपनी। कंपनी का मतलब अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस, मतलब यहां से उठा के आपके बुक वाले कॉपी पेस्ट। अच्छा अभी जो मैं आपको टेबल एफ दिखा रहा था, बस एक नॉलेज ले लीजिए कहां से क्या है, ये सारे कंपनीज एक्ट हैं। प्रैक्टिकल पार्ट पे भी आ रहा हूँ, बस एक बार। यहाँ देखिए सर ये कुछ शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब रूल होंगे, टेबल में होंगे, इनका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, टेबल में होगा। एक बार फटाफट से देखिए कौन सा ये टेबल, क्या लिखा हुआ है शेड्यूल में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल एफ। सर मतलब ए भी वही है, बी भी वही है, सी भी, डी भी, मतलब कुछ ना कुछ इंटरनल में क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है ये कोई अलग कंपनी पे लगता हो, ये कोई मतलब उतना डिटेलिंग नहीं। मैं बस टेबल एफ एक बार आपको व्यू करवा दूं। मैं आपको सिर्फ देखिए क्या लिखता है एक बार सिर्फ से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। ये किस कंपनी का हो सकता है, जो लिमिटेड बाई। अच्छा सर मतलब लिमिटेड बाई गारंटी का अलग एओए हो सकता है, हाँ। तो इंटरनल बहुत कुछ है बच्चा, अब उतना ये सब जब आप हायर लेवल पे जाइएगा तब पढ़ना। नहीं ये सब अभी बस इतना, ये जो बुक में दिया हुआ है वही ध्यान। चलिए यहाँ देखिए तो बच्चा फटाफट से एक बार चेक कर लो। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक डिपॉजिट, सुन लीजिए पब्लिक डिपॉजिट। फिर अगेन वही क्वेश्चन है, कौन पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन एक्सेप्ट। तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा, ओपीसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट सर नहीं कर सकते, कैन नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन हाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो ध्यान है। अच्छा नेम, कभी भी आप कैसे पहचानेंगे कि कौन ओपीसी है, प्राइवेट लिमिटेड, तो हमेशा उनके नाम के साथ अगर ओपीसी लगा हुआ है तो 1% कंपनी, अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है तो प्राइवेट लिमिटेड, और सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज कर रहा है, तो ये सब चीज पहचानने आना चाहिए। अब सोचो ना, खुद सोचो तुम लोग कि केस स्टडी बना दिया, ध्यान से सुनना, और केस स्टडी में बनाने के बाद बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और उस पूरे केस स्टडी में लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड कंपनी, XYZ P लिमिटेड कंपनी प्राइवेट, XYZ OPC, ऐसे नाम से पता चल जाए। तो जरूरी है सर ये बात समझना। इनकॉर्पोरेशन खुद से पढ़ लीजिएगा, इनकॉर्पोरेशन में टिक लगा लीजिए, खुद से पढ़ेंगे। कुछ चीजें बीच में मैं पेंडिंग कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल, फटाफट शेयर कैपिटल पे आ जाइए। शेयर कैपिटल पे फटाफट से आ जाइए। कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं, ये भी ऑलरेडी। अच्छा यूनिट से जिसमें शेयर डिवाइडेड हो, एक यूनिट को क्या बोलते हैं, शेयर। मतलब सिंपल सा बात है सर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 शेयर। तो ये सब चीज तो अपने को पता ही है। टाइप्स ऑफ शेयर एक बार फटाफट से देख लीजिए। अच्छा ये काइंड्स ऑफ क्लास ऑफ शेयर, ये सेक्शन 43 में लिखा है, बस इतना ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट में लिखा है। सर शेयर का डिवीजन किसमें है, दो, प्रेफरेंस शेयर और। अच्छा बताओ किसी पर्सन ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो ये वो कौन कहलाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इक्विटी शेयर में करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर में करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर से कंपनी रेज कर रहा है पैसा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर का एक और पॉइंट याद रखना, प्रेफरेंस शेयर इसमें डिफरेंस नहीं दिया है यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा आगे होगा तो प्रेफरेंस। अच्छा ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड सुन लो। प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड समझते हैं प्रॉफिट में हिस्सा, वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, फिक्स होता है। डिविडेंड जो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, याद है ना, बच्चा है तो बच्चा को चॉकलेट पहले आता है, दे देते, प्रायोरिटी भी होगा, और डिविडेंड फिक्स, या तो फिक्स क्या होगा सर, अमाउंट, या तो फिक्स क्या होगा, रेट। सर या तो अमाउंट फिक्स हो सकता है या फिर रेट। अच्छा बताओ अमाउंट और रेट दोनों सेम बात है या दोनों अलग अलग। मैंने कहा 1 लाख डिविडेंड देंगे, यहाँ पे अमाउंट फिक्स करके मैंने कहा 10% डिविडेंड देंगे,
रेट। मैंने आपके कैपिटल अगर 10 लाख रुपए के है, अगर मैं कहता हूँ 1 लाख डिविडेंड दूंगा तो ये अमाउंट फिक्स है। अगर 10% या 20% डिविडेंड दूंगा तो ये क्या होगा, रेट फिक्स। इज इट क्लियर? अब बच्चा इस रेट को सुन लो, कभी ऐसा लिखा मिलेगा 20% प्रेफरेंस शेयर्स, मुझसे ये मत पूछिएगा 20% प्रेफरेंस शेयर्स से मतलब ये 20% किसको इंडिकेट कर रहा है, दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड। कोई दिक्कत? अगर बताओ कंपनी ने 10% प्रेफरेंस डिविडेंड वाले शेयर इशू किए हैं तो कंपनी उसको अलग क्लास में रख देगा, उसका ग्रुपिंग अलग कर देगा, उसको क्या बोलेगा, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी ने 5% प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, बताओ आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना मिलेगा, 5%, तो कंपनी उस क्लास को क्या बोलती है, 5%, उसका ग्रुप अलग क्या कर देगी, 5% प्रेफरेंस शेयर्स। तो कभी भी ऐसा वर्डिंग लिखा मिले तो 5% ध्यान रखना, उसका क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिविडेंड रेट। ठीक है सर, ये सब पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा दिया, मैं ये सब चीज नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे जो जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, आप पढ़ लेना। ये सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ा भी दिया, लिखवा भी दिया, ये पॉइंट हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, जो करना है कीजिए। रिडीमेबल प्रेफरेंसेस आपको अभी अभी मैंने समझाया, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पैसा वापस करेंगे, तो बताइए वो कौन से प्रेफरेंसेस होंगे, रिडीमेबल। सर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आप पैसा वापस कर दोगे तो वो कौन से प्रेफरेंसेस है, रिडीमेबल, और आप कभी भी पैसा वापस करोगे ही नहीं। सर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी आप पैसा वापस करोगे ही नहीं, उस प्रेफरेंसेस को क्या नाम देंगे, इरिडीमेबल। क्या बोलते हैं, इरिडीमेबल। अच्छा सर, अब रिडीमेबल में एक बात उठा, आपको पैसा वापस करना है कितने साल बाद, कितने साल बाद, सर 50 साल बाद, बजाय 50 साल में तो वो बेचारा मतलब ऊपर चला जाएगा। तो एक लॉ में रूल डाल दिया गया कि मैक्सिमम ईयर कितना हो सकता है, हाँ ये देख लीजिए, लिख लीजिएगा 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब एक कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू करेगी और उसकी मैक्सिमम पीरियड कितनी हो सकती है, 20 साल। सर 20 साल से अधिक के लिए कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू नहीं किया। क्लियर है? बताओ तो फटाफट, 1 अप्रैल 2020 को इशू कर रहा है तो 20 साल बाद, 20 साल तक मतलब उसको रिडीम कर देना है, तो मतलब इसका मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड क्या हो सकता है, 31 मार्च 2040। 20 साल यहाँ खत्म हो जाएगा। मतलब सर अगर कोई कंपनी बोल रही है कि हम आपको रिडीम करेंगे 31 मार्च 2050 में, रिडीम समझ रहे हैं, रिपे करेंगे, वापस करेंगे 2050 में, सर इंडिया में लॉ अलाउ, अच्छा यहाँ का लॉ अलाउ नहीं करता है सर, यूएसए में ऐसा हो सकता है, यूएसए का लॉ अलग है, इंडिया का लॉ अलग है। इंडिया के लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हम मैक्सिमम कितने साल के लिए कर सकते हैं, 20, तो ये 20 याद रखिएगा। रिडीमेबल से मैक्सिमम ईयर कितना होगा, 20, मैक्सिमम ईयर 20। कहां से काउंट करते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। हाँ नहीं, इंटरेस्ट के साथ तो बढ़ता है ना वो चीज। हाँ हाँ हाँ, वो तो डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। चलिए ये सब पढ़ लिए, ये सब। अच्छा एक और चीज, ये हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, बुक है तो हाईलाइट कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ क्या लिखता है, ये लाइन पढ़िए तो, द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट, नॉट परमिट, क्या परमिट नहीं करता है सर, इशू ऑफ इरेडीमेबल, रिडीमेबल नहीं, इरेडीमेबल प्रेफरेंसेस। यानी सर इंडिया में लॉ ने रोक लगा दिया कि कोई भी ऐसा प्रेफरेंसेस नहीं हो सकता जो किस नेचर का हो, इरेडीमेबल नेचर का हो, मतलब आपको पैसा वापस करना ही, और मैक्सिमम टाइम। तो ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि बताइए क्या कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस, नेचर होता है रिडीमेबल भी होता है, और लेकिन क्या इंडियन कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू कर सकती है, द आंसर इज नो। एक इंडियन कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू नहीं कर सकती। पहले होता था, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो पुराना वाला कानून था उसमें होता था, लेकिन हाँ हाँ, कोई वही तो, इन्वेस्टर के एंगल से सोचिए, कोई भी इन्वेस्टर इतना इरिडीमेबल शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट, अच्छा इन्वेस्टर क्या चाहता है कि हमें रिटर्न भी मिल जाए और 20 साल 10 साल बाद हमें क्या मिले, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस। तो कोई भी इन्वेस्टर जल्दी से इसमें इरिडीमेबल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इंडियन लॉ ने रोक भी लगा दिया कि इंडियन कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू, वो कौन सा शेयर इशू कर सकती है, रिडीम। अब रिडीमेबल भी ऐसा नहीं कि 50 साल, 20 साल।
अरे सोचो, अभी मान लीजिए, सपोज करते हैं, मैं मान लूं कि मेरा एज सपोज करो 27-28 है, तो मैं अगर 28 साल में लगा रहा हूँ, 50 साल बाद देगा, तब तक तो मैं, ठीक है। अच्छा ये सब पढ़ लीजिए। प्रेफरेंसेस देखो जो इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंसेस ये पढ़ लेना फटाफट से। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंसेस का फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स का फिक्स नहीं। ये सब पढ़ लेना, ये सब आप पढ़ लेना, पढ़ना जरूर छोड़ना मत, कुछ भी छोड़िएगा। चलिए आज की क्लास को, सर अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हमारा रिवीजन ही हो रहा था। मैं एक बार फिर नहीं, अभी मैं फिर से गुड इवनिंग बोलने वाला था। आज की क्लास तो अभी स्टार्ट होगी, अभी हुई कहाँ है? अभी तो ये सारा आपका लास्ट लेक्चर का आपका पेंडिंग वर्क मैंने करवाया। ये काम किसका था? बुक से पढ़ना किसका काम था? आपका पेंडिंग वर्क मैं कंप्लीट करवा रहा है। क्लास तो अभी शुरुआत हो रही है, अभी आप लोग गुड इवनिंग बोलेंगे। हाँ गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से आज का टॉपिक बढ़ाइए थे। हाँ अब स्टार्ट करें। अभी तक तो आप लोग एंजॉय के मूड में थे। चलो यहाँ पे देखो, हमारा कंसेप्ट नंबर कौन सा चल रहा था? 1 ही चला था ना, लास्ट 2 चल रहा था क्या? टाइप्स ऑफ क्या था एक बार बता दीजिए। हाँ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस हो गया था। कंसेप्ट नंबर 2 में अपना सारा टाइप्स लिखिएगा। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 फटाफट से लिखते चलिए। और आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, तो ध्यान रखिएगा क्लास का। कंसेप्ट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर डिस्क्लोजर या फिर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। हम आज भी किसकी बात करेंगे? शेयर कैपिटल के क्लासेस। सर लास्ट क्लास में भी जो आपने बताया था वो भी शेयर के टाइप्स का भी बात किया था कि शेयर को कैसे डिवाइड करते हैं। तो शेयर को हमने नेचर के हिसाब से क्या डिवाइड किया था? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। आज हम लोग क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बैलेंस शीट। अब सुनते चलिएगा, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हेडिंग हो गया, सुन लीजिए। सबसे पहली बात, सिर्फ ये जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो किसका बना रहे हो? कंपनी का बना रहे हो। कंपनी का बच्चा बैलेंस शीट, ये भी सीखना है हमें। कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। सुन लीजिए, लिखिएगा नहीं, सुनिए। सिर्फ प्रिस्क्राइब समझते हैं। प्रिस्क्राइब कहने का मतलब उन्होंने फॉर्मेट पहले से दे रखा है, आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो। सर आज तक 11th-12th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट पढ़ाया था, पीएल पढ़ाया था। आपने पार्टनरशिप का बैलेंस शीट पीएल पढ़ाया था। इसको मैं एक साथ बोलूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास 11-12 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, हमने पार्टनरशिप फॉर्म, एनपीओ का भी पढ़ा था, लेकिन उनका फॉर्मेट कहीं पे प्रिस्क्राइब, तो हम सिंपल सिंपल बनाते थे। सर इस तरह से बैलेंस शीट बनाते थे। आप कहते थे बैलेंस शीट में एक साइड क्या लिखो? एक साइड लायबिलिटी लिख लो। लायबिलिटी में भी 2 पार्ट होता था, कैपिटल और लायबिलिटी, और एक साइड क्या लिख लो? एसेट्स। आपका बैलेंस शीट। और इनकम, पीएल अकाउंट भी ऐसे ही कुछ बनाते थे, एक साइड इनकम लिखो, एक साइड एक्सपेंस लिखो, और से इनकम ज्यादा है तो क्या आ जाता था? प्रॉफिट। मतलब कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब, हमें जैसे मन करता था हम वैसे बना सकते हैं, जिससे यूजर को। लेकिन यहाँ पे इनका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर दिया, और इस पे पूरा चर्चा होगा सर। ये पूरा चर्चा के लिए एक आपका नेक्स्ट चैप्टर ही आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं, लेकिन कुछ पार्ट है, और आपके बुक के क्वेश्चन ने क्या किया? मिक्स कर दिया है। तो हमें इस चैप्टर में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने फॉर्मेट कैसे प्रिस्क्राइब किया, समझना। से कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट को कहता है कि हम हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? तो पहले माइंड में फिक्स कर लीजिए कि सर कंपनीज एक्ट में आप जो भी बनाने वाले हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका सारा फॉर्मेट वर्टिकल हो। क्लियर है? अच्छा इन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट में कहा कि हम ऊपर में दिखाएंगे मालिक का पैसा, कैपिटल एंड
लायबिलिटी, और नीचे में दिखाएंगे एसेट्स। सर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? आप इस तरह से दिखा दो हजार हजार या इस तरह से दिखा दो हजार हजार, बात तो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैपिटल को हम लोग बोलते हैं बच्चा इक्विटी बोलते हैं। कैपिटल का नाम आज से क्या हो जाएगा? इक्विटी। तो सर हम लोग प्रेजेंटेशन ऊपर में क्या दिखाते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी, और नीचे में एसेट्स। एसेट्स आपको पता है जिसपे बिजनेस का कंट्रोल हो, जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट। सर लायबिलिटी का मतलब आउटसाइडर क्लेम ऑन एसेट्स। सर जितना बाहर वालों का क्लेम होगा इस एसेट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। मान लीजिए 1000 रुपए का एसेट है, सुनना, और मैंने कहा लायबिलिटी 300 का है, तो बताओ बाहर वालों का क्लेम कितना होगा? 300। तो फटाफट बताओ इक्विटी कितना होगा? इक्विटी मतलब कैपिटल कितना होगा? मालिक का पैसा कितना होगा? 700। सर ये तो हमें समझ आता है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक चीज और मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अब इक्विटी लायबिलिटी के अंदर इनका पूरा प्रेजेंटेशन है, डिटेल प्रेजेंटेशन कहने का मतलब सर इसके अंदर हेड होता है। हेड जैसे आप लोग पॉइंट सब पॉइंट बनाते हैं ना, नोट्स लिखते वक्त पहले पॉइंट, पॉइंट के अंदर लिखना है तो सब पॉइंट, वैसे ही इन्होंने हेड दे रखा है। जैसे मालिक का पैसा होगा तो ये बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। आप बताओ मालिक के पैसा को ओनर फंड कहते थे, ओनर यहाँ पे कौन है? तो शेयर होल्डर फंड। इक्विटी बोल लो, शेयर होल्डर फंड बोल लो, ओनर्स फंड बोल लो, सब बोल सकते हैं, बस वर्ड कौन सा यहाँ पे यूज कर लिया? शेयर होल्डर। अब इन्होंने मालिक के पैसा को अलग अलग ग्रुप में, सब ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। अगर कैपिटल है, सर कैपिटल है तो ये बोलते हैं शेयर कैपिटल। अच्छा बताओ ये आपका हेड होगा या सब हेड होगा? सब हेड। मैं यही चीज आपको यहाँ पे पूरा डिटेल, एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता था कि हेड किस में जाएगा और सब हेड किस में जाएगा। मैं अभी यहाँ पे वो नहीं सिखा रहा, आपको सिंपल ये बताना चाह रहा कि सर ये शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सर मालिक का पैसा शेयर होल्डर फंड में जाएगा, शेयर होल्डर फंड में इन्होंने शेयर कैपिटल अलग लिख दिया। अच्छा बताओ प्रॉफिट पे भी तो अधिकार किसका होता है? मालिक का। आज तक हमने सीखा पार्टनरशिप फॉर्म में भी कि रिजर्व किसको बढ़ता था? मालिक को। लेकिन इन्होंने कहा कि रिजर्व का पैसा कैपिटल में मत डालो, उसको अलग से एक अलग हेड में डाल दो, सब हेड में रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब मालिक का पैसा वन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर अगर पूंजी मिल रहा है, बताइए पूंजी मिल रहा है तो कहां जाएगा? शेयर कैपिटल। लेकिन प्रॉफिट का पैसा, प्रॉफिट किसके अंदर दिखेगा? रिजर्व। मतलब पूरा क्लासिफिकेशन। अब एक चीज मुझे फटाफट से बताओ, अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल आया है, 1 लाख का कैपिटल आया है, कैपिटल 1 लाख रुपए का रेज किया, तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या बताते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एक तो एसेट बढ़ रहा है और एक आपका लायबिलिटी साइड का बढ़ रहा है। सर हम लोग प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में, पुराने वाले बैलेंस शीट में कैसे करते? बैंक बढ़ेगा 1 लाख से और कैपिटल बढ़ेगा 1 लाख से, खत्म। यही करते थे ना। मैं इसी को अगर इसमें दिखाना चाहूँ तो सुन लो सर, इसी को सर आप अगर नए बैलेंस शीट में दिखाना चाहो तो क्या दिखाओगे? 1 लाख रुपए जो कैपिटल है वो कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। और ये बैंक वाला पैसा एसेट में। एसेट में दो क्लासिफिकेशन, दो हेड, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट लॉन्ग टर्म नेचर, ये सब डिस्कशन होगा, किसको नॉन करेंट कहेंगे हम, कैसे क्लासिफिकेशन कहेंगे, कौन सा करेंट कौन सा, और पूरी चीजों को मैं चेंज करने वाला हूं। जब मैं ये सिखाऊंगा क्लास 11 की चीजें वहां थोड़ी गलत नजर आएंगी और नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे बस इतना समझ लो, बैंक बैलेंस किस में जाएगा इतना तो पता है, करेंट। करेंट एसेट के अंदर एक पार्ट होता है, एक चीज लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश की तरह है लेकिन कैश एग्जैक्ट कैश, जो नियर बाई कैश, जो नियर बाई कैश है। अगर मैंने 60 दिन के लिए कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, मैं 60 दिन में उसको तोड़ सकता हूं, वो नियर बाई कैश। बिल्स नहीं, बिल्स रिसीवेबल लेकिन उसके भी लिए भी अलग चीज आएगा, उसका जगह है। तो सर इसका मतलब आप अभी अभी क्या बता रहे हो? अभी मैं आपको सिर्फ दो चीजें, तीन चीजें बताऊंगा। पहला, मालिक का पैसा किस में दिखाएंगे? इक्विटी लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर किस में जाएगा? शेयर कैपिटल। इतना याद रख सकते हैं। सर आप बैंक बैलेंस कहाँ दिखाओगे? एसेट साइड, एसेट में कौन से इसमें जाएगा? करेंट, और करेंट में किस में जाएगा? कैश एंड कैश। बस मुझे इतना ही अभी आपको समझना। सर और बड़े सारे आइटम है, आपके बुक में भी है, लेकिन वो डिस्कशन किस चैप्टर में मैं करूंगा? फाइनेंशियल। क्योंकि मेरा अपना लॉजिक कहता है कि पहले बच्चों को रिकॉर्डिंग करना सिखाओ, जब वो रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री सीख जाए तब लास्ट में क्या सिखाओ? बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट आपको समझ नहीं आएगा, सीधी बात। क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, और वो वर्ड्स तभी समझोगे जब आप उसकी अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज आती है।
हाँ अभी अभी टर्म 1 में ही है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आपका टर्म 1 में ही, इसलिए मैंने कहा पूरा लिंक है, यहाँ पढ़ेंगे और आपका अप्लाई होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए लिखिए, तो अब ये चीज समझ में आ गया, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हेडिंग क्या है, एक बार हेडिंग पढ़ो तो। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, किस पर्पस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन, कैसे दिखाएंगे सर, कहाँ प्रेजेंट करेंगे? बैलेंस। तो पहली बात आप प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए सीख रहे हैं। दूसरा हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, शेयर कैपिटल के कौन कौन से टाइप्स है फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस। तो पहले तो लिख लो द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बुक में ना क्वेश्चन में नहीं होता बैलेंस शीट, इन्होंने क्या किया, जर्नल एंट्री भी दे दी है, बैलेंस शीट भी दे दी और सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट दे दिए। अगर नहीं होता तो मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर में जर्नल एंट्री सिखाता और नेक्स्ट चैप्टर में क्या सिखाता, बैलेंस शीट। द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज प्रिस्क्राइब्ड, कहाँ प्रिस्क्राइब है, एज पर इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर, लिख लीजिए, इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 of the schedule 3 part 1 of the Companies Act 2013, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा बच्चा, अभी आपने टेबल एफ देखा था, वो किस शेड्यूल में था, शेड्यूल 1 में था। अच्छा मैं फिर से एक बार दिखा दूं, शेड्यूल से वो भी तो सीक्वेंस से होगा ना, शेड्यूल 1 में कुछ रूल होगा, फिर 2 में होगा, फिर 3 में। ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ये क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको, लिखेगा क्वेश्चन में शेड्यूल 3 पार्ट 1। सर पार्ट 1 मैं आपको थोड़ा यहाँ पे क्लासिफाई कर दूं, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऐसा क्या है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 में आपका, अच्छा बताओ पार्ट 2 में किसका फॉर्मेट आपको लग रहा है, प्रॉफिट और सर अब हम लोग पीएल अकाउंट नहीं बोलेंगे, अब हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ नोट कीजिए, सब नोट कर लीजिए, सब लिखने नोट ही के लिए लिखा रहा है, और कौन हर चैप्टर में ये सब काम आएगा, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा, आगे के सारे चैप्टर फिर कंपनी वाले हैं तो सब लिंक है एक दूसरे से। सेकेंड, इतना पॉइंट समझ में आ गया कि कंपनी का बैलेंस शीट पीएल कहाँ पे दे रखा है, शेड्यूल 3 में, और शेड्यूल 3 में कहाँ पे दे रखा है सर, पार्ट 1 में बैलेंस शीट का होगा और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हो गया क्या नोटिंग आप लोग का? सर एक बार दिखा दो, चलो देखो तो एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये मैंने कंपनीज एक्ट का खोल रखा है, सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, शेड्यूल्स में अगर आप चेक करेंगे, सर ये मैंने ये कंपनीज एक्ट में शेड्यूल ये कौन था, 11111 शेड्यूल 2, ऐसे करके बड़े सारे रूल हैं, 3, अच्छा यही 3 है क्या, शेड्यूल 3। अच्छा शेड्यूल 3 में भी 3 चीजें, ये देखो तो क्या लिखता है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी, डिवीजन, फिर डिवीजन और फिर डिवीजन। सर मतलब इतने डिवीजन, हाँ हम लोग को सिर्फ डिवीजन 1 पढ़ना है। एक्चुअल में ये है क्या, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो डिवीजन 1 का रूल अप्लाई होगा। अगर कोई कंपनी इंड एएस फॉलो कर रही है, आपको याद है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 2 रूल चल रहा है इंडिया में, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंड एएस, तो इंड एएस वाली कंपनी को कौन सा डिवीजन लगेगा, डिवीजन 2। सर ये सब हटा दो, सीधा दिखाओ, वही दिखाओ, देखिए बस आपके काम का चीज दिखाता हूँ जो आपको, ये देखिए पार्ट क्या है, पार्ट फटाफट से पढ़िए। पार्ट 1 किस चीज का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट। मैं बस एक बार आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड, दिस इज हेड 1 के अंदर क्या है, सब हेड, शेयर कैपिटल रिजर्व। अब ये पूरा मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ये सब डिस्कस करना है, हमारा पार्ट है ये, लेकिन ये कब सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अच्छा सर बैलेंस शीट में वो एसेट वाला भी दिखा दो एक बार, नीचे में क्या लिखते हैं, सेकंड नंबर नीचे एसेट,
एसेट में दो होते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट। अच्छा, नॉन करेंट का नाम चेंज हो गया। नॉन करेंट एसेट के अंदर ये सुन लीजिए, पहले आप लोग कहते थे ना फिक्स टेंजिबल एसेट, अब हम लोग टेंजिबल एसेट को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, मतलब बिल्डिंग, मशीन, ये सब जो आप फिक्स टेंजिबल एसेट कहते थे, उसका नाम अब चेंज हो गया, पीपीई हो गया है। क्या हो गया है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड। अच्छा, ये कौन चेंज कर देता है? लॉ मेकर्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली ये बनाते कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। करेंट एसेट अभी आप देख रहे थे, सेकंड करेंट एसेट। करेंट एसेट में देखो तो कहाँ पे है? कैश एंड, हमारा बैंक बैलेंस किस में जाएगा? कैश एंड सर, मतलब ये हटाओ। अच्छा, 1 नंबर, देखो अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ भी मतलब ऐसे समझाने वाला तो बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक, हाँ पार्ट 2 सिर्फ दिखा ही रहा हूँ आप। पार्ट 2 किसका है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, मतलब सर फटाफट से बताइए तो जल्दी से सोच के। कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ दे रखा है? कंपनीज एक्ट 2013 किस शेड्यूल में? शेड्यूल 3 का कौन सा डिवीजन हमें पढ़ना है? डिवीजन 1। अच्छा, डिवीजन 1 के अंदर दो पार्ट, पार्ट 1 में बैलेंस शीट का, पार्ट 2 में एसपीएल का। तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर पार्ट 1 ऑफ डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और एक और चीज मैं आगे सिखाऊंगा, रीड विथ रूल्स सेक्शन 129, तो नियम नंबर 129 से। चलिए ये सब हटाइए। आप लोग को लॉ लग रहा है ना, लेकिन पता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे जनरली आप लोग में नहीं पूछा, बिहार बोर्ड में पूछ दिया है। मतलब ये अब मैं श्योर शॉट तो ये नहीं कह सकता कि सीबीएसई में नहीं पूछ सकता, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर हो गया तो कोई भी ये नहीं कह सकता। हाँ, इतना डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन एमसीक्यू का कोई इन लोग में पूछा हुआ है। चलिए, नहीं एनसीईआरटी अभी टच वच मत कीजिएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चलिए फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट बच्चा लिखिए। तो ये फॉर्मेट हो गया, क्लासिफिकेशन यहाँ लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन हो शेयर कैपिटल। या क्लासिफिकेशन से पहले एक एग्जांपल लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन पूरा लिख लिए हैं क्या? एक एग्जांपल सिर्फ लिख लीजिए छोटा सा, बस एक एग्जांपल मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। सर 1 लाख शेयर है, मान लीजिए एक शेयर का 10 रुपए का वैल्यू है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा? 10 लाख। सर ये आपका क्या है? दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स। ये 10 रुपए को आप क्या बोलते हो? दिस इज 10 रुपीज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर, यानी एक शेयर की कीमत कितनी चल रही है? 10। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या बोलते हैं फेस वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, शेयर की जो वैल्यू, जो जो वैल्यू उसके शेयर्स पे प्रिंटेड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। और सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल कैसे निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? नॉमिनल वैल्यू। ध्यान रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स पूछूं तो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू, तो कर सकते हैं। हाँ, अब लिख लीजिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मैं आपके साथ यहाँ पे एक क्या बना रहा हूं, तो चार्ट है तो समझ लीजिए कि आपको एक पेज लेना होगा। चार्ट कहने का था पूरा कंप्लीट एक पेज पे लिख बनाइएगा, छोटा पेज पे नहीं होगा। और अगर उस कॉपी को भी हॉरिजॉन्टल कर लें तो ज्यादा अच्छा है, वर्टिकल में दिक्कत आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह घुमा लीजिए तब चार्ट।
शेयर कैपिटल, सबसे पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, या इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल। अब ये सब नाम याद रखना पड़ेगा। और ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहाँ लिखा होता है? एमओए में। सर मतलब वो कैपिटल, वो मैक्सिमम कैपिटल जितना कंपनी मार्केट से फंड रेज कर सकता है। मतलब सिंपल सा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है सर? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम लिमिट है जितना कंपनी मार्केट से कैपिटल रेज कर सकता है। और ये कहाँ पे लिखा जाता है? एमओए में। Authorized share capital means capital, maximum limit of capital which is raised by the company through issue of shares. ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैं एग्जांपल साथ में ये क्या देते जा रहा हूँ। मान लीजिए कंपनी ने ऑथराइज किया, अपने आप को रजिस्टर्ड किया, 1 लाख शेयर, शेयर को एसएच लिखूं चलेगा? 1 लाख शेयर है और एक शेयर का वैल्यू 10, तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी? आप बताओ, 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख। मतलब एमओए में ये लिखा मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि कंपनी मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकती है? 10 लाख। कितने शेयर इशू कर सकते हैं? 1 लाख शेयर। जब मैं नंबर ऑफ शेयर पूछूं तो 1 लाख, जब मैं अमाउंट में पूछूं कैपिटल तो 10 लाख। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चा? कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। जब नंबर ऑफ शेयर पूछा जाए तो शेयर बताना है, जब अमाउंट पूछा जाए तो क्या बताना है आपको? कैपिटल में बताना है। इसलिए मैंने पहले आपको एग्जांपल लिख के वहां पे। अच्छा ऑथराइज में सुनो, हो गया यहाँ तक? अब मान लीजिए कंपनी ने, ध्यान से समझिए, इसमें से आज कंपनी को 8 लाख रुपए की जरूरत है। कंपनी कह रही है आज हम 8 ही लाख रुपए मार्केट से मंगाना चाहते हैं। आज हमें रिक्वायरमेंट कितनी है फंड की? 8 लाख। तो कंपनी मार्केट में शेयर भी इशू करेगा अकॉर्डिंग टू 8 लाख रुपीज। मुझे फटाफट से बताओ बच्चा कि इस कैपिटल, यहाँ पे समझिए ऑथराइज शेयर कैपिटल के 2 पार्ट, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल। अब आपको यहां से थोड़ा लगेगा कि प्रैक्टिकल पार्ट ये सब धीरे धीरे स्टार्ट हो। इशूड शेयर कैपिटल से, इशूड शेयर कैपिटल मान लीजिए कंपनी को आज रिक्वायरमेंट है 8 लाख की। आप बताएंगे सर आज कंपनी को रिक्वायरमेंट है 8 लाख की, एक शेयर का वैल्यू चल रहा है, नॉमिनल वैल्यू चल रहा है या फेस वैल्यू बोल लीजिए 10 रुपए का। मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करेगा? कंपनी आज कितने शेयर्स इशू करेगा? 80,000। अगर कंपनी को 8 लाख रुपए कैपिटल की जरूरत है, 10 रुपए का एक शेयर, तो डिवाइड कर दो 8 लाख बटा 10, तो कितने शेयर इशू करेगा? 80,000। 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो कैपिटल कितना आ जाएगा? 8 लाख। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर तो एक बात बता दो ना, अगर इशूड आपने कर दिया है 80,000 शेयर, 8 लाख कैपिटल, इस 8 लाख को क्या नाम दोगे? इशूड शेयर कैपिटल। तो मुझे फटाफट बताओ अनइशूड शेयर कितना होगा और अनइशूड शेयर कैपिटल कितना होगा? अनइशूड शेयर कितना है? 20,000। और कैपिटल अगर पूछो तो कितना है? 2 लाख। सर 10 में से 8 आज मंगा लिया, 10 में से 8 आज इशू कर दिया, हम फ्यूचर में कभी, फ्यूचर में कितना इशू करेंगे? 2 लाख। हाँ आज नहीं मंगाएंगे, फ्यूचर में करेंगे। अच्छा किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा, ये पहले हो गया यहाँ तक। हाँ नॉमिनल, नॉमिनल NO, अब इतना पीछे पीछे लिख रहा है, फटाफट से यहाँ तक पहुंची। नॉमिनल हो गया। अच्छा मैं कह रहा था किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर बाद में किसी बिजनेस को 10 लाख से ज्यादा की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर बिजनेस को 10 लाख से ज्यादा कैपिटल चाहिए, मान लीजिए आज तो 10 लाख से रजिस्टर्ड करवा लिया, लेकिन बाद में जाके 2 साल 3 साल बाद जाके हो सकता है उसको लग रहा है कि हमें 20 लाख कैपिटल और चाहिए, तो फिर क्या करेगा ना? क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करवाएगा? नहीं सर, वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करेगा।
एमओए में जाके सर एमओए में चेंज करने का रूल है, मतलब जो लीगल प्रोसीजर है सर, और चेंज करने के लिए क्या होता है, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स बैठेंगे, उसमें वोटिंग होगा सर, वो जो वोटिंग आप कहते थे उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, अगर 50% से ज्यादा वोटिंग चाहिए होगा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर कोई भी मैटर या सब्जेक्ट को पास करने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए तो वैसे रेजोल्यूशन को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर क्रूशियल मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बताइए अगर हम लोग एकदम क्रूशियल मैटर है, कल टेस्ट है, या मान लीजिए टेस्ट नहीं, कल मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम है और आपको बोर्ड एग्जाम मान लीजिए कैंसिल करवाना है, तो फिर कम से कम 90% से ज्यादा फेवर में होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर 75% से ज्यादा वोटिंग की रिक्वायरमेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब सीधा बात सर, आपको कहना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या आएगा, चेंज, और चेंज लाने के लिए क्या होगा, वोटिंग, और वोटिंग कितने तरह के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी वोटिंग, स्पेशल वोटिंग, 50% से ज्यादा वाला फेवर चाहिए ऑर्डिनरी, है ना, साधारण है तो ऑर्डिनरी, अगर स्पेशल कोई है तो वहां ज्यादा वोटिंग चाहिए तो क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, और 100% वोटिंग चाहिए, एक भी लोग अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं। अब देखो जो बच्चा थोड़ा भी पढ़ के अनएनिमस कंसेंट चाहिए सर, ये आपने पार्टनरशिप फॉर्म में बताया था, एक नया पार्टनर एडमिशन होता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मेजॉरिटी नहीं, टेस्ट में आया मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर नहीं, ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब 100 का 100। जब आप लोग वर्ड पढ़ हाँ सब, जब आप लोग वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें देखते नहीं है कि मेजॉरिटी है, ऑल है, सबका मीनिंग अलग होता है। मेजॉरिटी कहने का मतलब हो सकता है कि 100 में से 95 एग्री है, 5 एग्री नहीं है, वो मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी कोई नया पार्टनर एडमिट, लेकिन 100 में 100 चाहिए। बस हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ लेते हैं, उसको कोशिश कीजिए समझने का। अच्छा सर ये हो गया, कहानी आगे बढ़ी इसूट के अंदर। अब देखो क्योंकि ये चार्ट बनेगा तो थोड़ा आगे जाएगा, इसलिए मैंने कहा आप सही से आना। इसूट के अंदर अब कंपनी ने, अच्छा इसूट का मतलब समझ गए सर, कंपनी शेयर्स इशू कर दिया है, इशूड टू द पब्लिक। बताइए कंपनी ने शेयर इशू कहाँ कर दिया है, मार्केट में, यानी पब्लिक को, और पब्लिक में जो इन्वेस्टर होंगे, अब फटाफट से आप सोच के बताओ, कंपनी ने इनविटेशन दे दिया कि भाई आइए मेरे शेयर के लिए अप्लाई कीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं इशू करना। इशू मतलब क्या होता है, कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स का ऑफर निकालता है, कि इनविटेशन देता है कि आप आओ, पब्लिक इन्वेस्टर आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट। अब बताओ अब पब्लिक लोग क्या करेंगे, इशूड के अंदर दो पार्ट होंगे सर, इशूड के अंदर कंपनी ने शेयर्स इशूड कर दिया तो दो पार्ट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, आप लोग लिख क्यों नहीं रहे, छोड़ दिए, नहीं लिखिए फटाफट से लिखिए, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सोच सोच के लिखते हैं, जबकि बोल दिया पहले ही लिखने के लिए, सब बड़ा कमी है आप लोग में। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब कुछ बोल दिया, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए कॉपी को, ठीक है तो ठीक है समझ ही लीजिए, कीजिए बीच में। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, अच्छा कभी सुना है वर्ड सब्सक्रिप्शन, ले लो, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ही हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अप्लाई करना। सर सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन, देखिए आप लोग वर्ड कितना सुनते हैं, सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन को कहते हैं। एप्लीकेशन कौन करेगा, एप्लीकेशन, इन्वेस्टर, पब्लिक अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कंपनी में, किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शेयर्स के लिए। सर तो पहला कंपनी इशू कर रहा था, किसको इशू कर रहा है, पब्लिक को, कि आओ मेरे शेयर के लिए इन्वेस्ट करो, फिर पब्लिक शेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, किसके पास अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी को। तो सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये होता क्या है समझिए। मान लीजिए अगर 80,000 शेयर में से मेरे पास सिर्फ 78,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, हाँ 78,000 शेयर के लिए सिर्फ एप्लीकेशन आया, तो सर इसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कितना सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा, 7,80,000। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब सिंपल है कि एप्लीकेशन मेड बाय द पब्लिक फॉर शेयर्स। अब खुद से दिमाग लगा लीजिए, अनसब्सक्राइब क्या होगा सर, जितना एप्लीकेशन नहीं आया, यानी नॉट अप्लाइड फॉर।
से जितना के लिए एप्लीकेशन नहीं है। आप बताओ शेयर कितने के लिए? 80,000 इशू किया था, 78,000 आ गया, तो कितने के लिए? 2,000 शेयर। और यही अमाउंट में पूछूं तो 20,000 कैपिटल। आगे बढ़ जाइए। सब्सक्राइब के अंदर